पहले समझते हैं और जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका की क्या संरचना है। देखिए, भारत की न्यायपालिका की संरचना को समझने के लिए आप इसे पिरामिड फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे पिरामिड होता है ना, उस प्रकार से आप बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे एक पिरामिड है, उसी प्रकार से भारत की न्यायपालिका की भी अपनी संरचना है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद है आपका हाई कोर्ट, फिर आपके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आपका यहां पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके लोकल कोर्ट, ठीक। तो ये है आपके देश की न्यायपालिका की संरचना। इस प्रकार से आपके देश में न्यायपालिका काम करती है। तो सबसे पहले अगर आपका केस फाइल होगा तो कहां फाइल होगा? लोअर कोर्ट में। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखो, जो केस होते हैं ना, वो केस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का केस है। अब जैसे मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार संबंधी केस है, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। उसे लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही चल रहे हैं पहले हम समझने कि हमारे देश में हमारी न्यायपालिका की क्या संरचना है और किस न्यायपालिका की क्या क्षेत्राधिकार है, कौन सा न्याय है, कौन सा कोर्ट क्या काम करता है, कौन सा कोर्ट क्या काम करता है। तो चलिए पहले तो समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। ये जो हमारा सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्या कहा जाता है इसे? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। क्योंकि इसके पास ये जो है सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कोर्टों का सर्वोपरि है। इससे बड़ा कोर्ट भारत में और कोई नहीं है, और इसके बाद को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ना भारत के प्रधानमंत्री, ना भारत की राष्ट्रपति, कोई भी इसके द्वारा दिए गए आदेश को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक। तो भारत का जो आपका न्यायपालिका है, वो एकीकृत न्यायपालिका है। वो बहुकृत नहीं, मतलब बटी हुई नहीं है, किसी की सेपरेट नहीं है कि इसके आदेश को ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब बदल नहीं सकता, इसके आदेश को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन इन सब के आदेश को ये बदल सकता है। समझ में आई बात? इसलिए इसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा गया है। आगे सुनिए। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिले और अधीनस्थ न्यायालय है। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। ये सारे के सारे अपने ऊपर के न्यायालयों में की देखरेख में काम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या ताकत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। ये जो अगर कोई फैसला दे रहा है तो उस फैसले को सभी अदालतों को मानना पड़ता है। कोई भी इसके फैसले के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा है, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये किसी भी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट का हो, ये जिसका भी चाहे, अगर इसे लगता है कि वहां पर इस मामले में सही से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो उस मामले को अपने पास डायरेक्ट मांग सकता है और उसका केस अपने अंडर ले सकता है। ये मैंने बताया ना, ये सुप्रीम है, सबसे बड़ी बॉडी यही है। इससे बड़ी बॉडी तो कोई है ही नहीं भारत में जुडिशियरी की, ठीक है। या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। हाई कोर्ट का मामला दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा सकता है। उसे लग रहा है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सही से जांच पड़ताल नहीं हो रही, सही से इसकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही है,
तो ये मामला वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी भेज सकता है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या नाम है उसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, आगे सुनिए आप। फिर आता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की क्या क्या ताकत है, क्या रुतबा है? उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय बहुत सारे हैं। अब कितने हैं ये आप मुझे कल पता करके आकर बताएंगे कि कितने भारत में उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक ही है, ठीक है। उच्च न्यायालय बहुत सारे हैं, हर राज्य में है या 2 राज्यों का एक है, इस प्रकार से है हमारे देश में उच्च न्यायालय। ठीक है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील, मतलब वहां अगर यहाँ पर आपको जो फैसले दिए गए हैं अगर आप उनसे सहमत नहीं है तो आप उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट उसकी अपील की सुनवाई करता है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। मैंने पहले ही बता दिया, हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का काम करता है। फिर राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। मैंने बता ही दिया आपको कि आप ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो एक स्टेट के लिए होते हैं या 2 स्टेट्स को कंबाइन करके एक हाई कोर्ट होता है। तो ये जिस भी राज्य के हाई कोर्ट होते हैं उस राज्य में होने वाली किसी भी कानूनी गतिविधि पर निर्णय ले सकते हैं। किसी भी राज्य में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी गतिविधि अपने राज्य में होने वाली किसी भी, अगर आप मान लीजिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में घटने वाली किसी भी घटना पर सीधे संज्ञान ले सकती है, सीधे कानूनी घटना पर सीधे संज्ञान ले सकती है और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश जारी कर सकती है कि आप इस पे जल्दी से जल्दी काम करें और मुझे रिपोर्ट करें। उत्तर प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे देखे और जल्दी से जल्दी आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराएं अपनी। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है वो अपने अपने राज्यों की न्याय व्यवस्था संभालेंगे। ठीक है, और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। मतलब अपने राज्य में आने वाली सभी अदालतों को ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को मैनेज करते हैं। कौन? आपके हाई कोर्ट्स। ठीक है, फिर आती हैं आपकी जिला अदालतें। जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। ये काम करती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और लोअर कोर्ट कौन से काम करते हैं? फौजदारी मारपीट वाले मामले सारे के सारे सबसे पहले कहां दर्ज होते हैं? आपके लोअर कोर्ट में। ठीक,